बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है कि बेटा लाइफ में अगर सेटल होना है तो अपना घर खरीदो। रेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी एंड EMI इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अपना घर अपना होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2026 में ये एडवाइस आपके लिए फाइनेंशियल सुसाइड हो सकती है। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ड्रीम होम आपके बैंक का ड्रीम एसेट है। आज हम इमोशंस को साइड में रखेंगे और कुछ मैथ्स की बातें करेंगे। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों 20s में अपना घर खरीदना आपके लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती हो सकती है। वेलकम टू द अल्टीमेट बैटल, रेंट वर्सेस बाय। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो शायद आपके पेरेंट्स और आपके प्रॉपर्टी डीलर दोनों को पसंद नहीं भी आ सकती है। हाय, आई एम निश्चय एंड लेट्स डू द मैथ। मान लो सामने एक ₹1.25 करोड़ का फ्लैट है जिसका EMI 88,000 और रेंट जस्ट 25,000। ये 63,000 रुपीज़ का डिफरेंस अगर हर महीने इन्वेस्ट करो तो 10 करोड़ बन सकता है 20 साल में। पर रिलेटिव्स, बैंक्स और बिल्डर्स सबने मिलकर एक ही नैरेटिव सेट किया हुआ है कि घर तो लेना ही पड़ेगा। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल एक्सप्लेन यू द मैथ्स दे आर हाइडिंग। लेट्स गो। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मुंबई, गुड़गांव या बैंगलोर में एक डिसेंट 2 BHK आज के मार्केट में 1.25 करोड़ रुपीज़ तक लगेगा मिनिमम। इसके लिए आप 25 लाख का डाउन पेमेंट दोगे, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एड अनदर 8 to 10 लाख। टोटल 33 to 35 लाख रुपीज़ अपफ्रंट निकल गए और बाकी 1 करोड़ बैंक से लोन। ये 1 करोड़ रुपए का लोन अगले 20 साल के लिए 8.75% के इंटरेस्ट रेट पे। आपकी मंथली EMI 88,000 रुपीज़ हर महीने 240 महीने के लिए नॉन स्टॉप। पर ये 88,000 रुपीज़ में क्या है? प्रिंसिपल 1 करोड़ और उसका इंटरेस्ट 1.1 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपने 2.1 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए, ऑलमोस्ट डबल। अब देखो एक ट्विस्ट, वही फ्लैट, वही प्रॉपर्टी, सेम लोकेलिटी 25,000 रुपये में अवेलेबल है रेंट पे। ₹88,000 का EMI वर्सेस 25,000 रुपीज़ का रेंट, 63,000 रुपीज़ का डिफरेंस हर महीने। ये पैसा कहाँ जा रहा है समझते हैं। देखो, इंडिया में अगर आप किसी को घर रेंट पे देते हो तो ओनर को 2 to 3% का रिटर्न देता है वो एनुअली। इसका मतलब 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 25,000 का रेंट, ये होता है 2.4% ईयरली। ओनर बस इतना ही कमा रहा है, पर आपका लोन इंटरेस्ट 8.75%। तो आप 8.75% इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हो एक ऐसे एसेट के लिए जो आपको सिर्फ 2.4% दे रहा है। सिंपल लॉस। इसको कहते हैं कैश फ्लो ब्लीड। मतलब हर महीने आपके जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकल जा रहा है क्योंकि आप बैंक को जितना इंटरेस्ट देते हो उतना आपको घर वापस नहीं दे पा रहा। अब यहाँ पे एक कॉमन आर्ग्यूमेंट लोग देते हैं कि टैक्स बेनिफिट तो मिलता है ना, सेक्शन 24B। हाँ मिलता है, पर कितना? चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले 5 साल में आपका इंटरेस्ट पेमेंट ₹8 to 9 लाख पर ईयर है, पर गवर्नमेंट सिर्फ 2 लाख तक का डिडक्शन देती है एक रूल के थ्रू। 30% टैक्स ब्रैकेट में आपने 60,000 रुपये बचा लिए। मतलब आपने बैंक को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दिया ताकि आप 30,000 रुपये टैक्स बचा सको। ये कोई बिजनेस सेंस बनाता है? इससे बेटर तो आप ELSS म्यूचुअल फंड में डाल दो, वहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलेगा बिना इंटरेस्ट पेमेंट के। तो टैक्स बेनिफिट के चक्कर छोड़ दो, क्योंकि आफ्टर एवरीथिंग यू आर स्टिल पेइंग ₹82,000 प्लस इफेक्टिव EMI एवरी मंथ। और रेंटर वो सिर्फ 25,000 दे रहा है, क्लीन, सिंपल और नो टेंशन। अब मैं आपको 2 लोगों की कहानी बताता हूँ। अमित और राहुल दोनों 28 साल के, दोनों अर्न कर रहे हैं ₹1.5 लाख पर मंथ। सेम गुड़गांव फ्लैट चाहिए दोनों को। अमित ने डिसाइड किया कि वो फ्लैट खरीदेगा। 35 लाख रुपीज़ अपफ्रंट दे दिए और 88,000 रुपीज़ का EMI शुरू हो गया। अब वो लॉक्ड है इस सिटी में, इस जॉब में और 20 साल के लिए। बट राहुल ने बोला कि वो रेंट पे रहेगा। सेम फ्लैट, 25,000 रुपीज़ रेंट, और वो 35 लाख उसने 30 लाख रुपीज़ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दिए। बाकी 5 लाख रुपीज़ का एक इमरजेंसी फंड बना लिया। अब हर महीने अमित 88,000 रुपीज़ EMI पे करता है और राहुल वो 25,000 रुपये रेंट देता है प्लस 63,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 हिस्टोरिकली 12% का रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। अब आप बोलोगे राहुल का रेंट भी तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही, पर राहुल की सैलरी भी तो बढ़ेगी। एवरेज इंडियन कॉर्पोरेट की सैलरी 8 to 10% बढ़ रही है एनुअली। और वेट, एक छोटा सा रियलिटी चेक, ये 8 to 10% का हाइक पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबको नहीं मिल रही है। ये डेटा सिर्फ कॉर्पोरेट वाइट कॉलर जॉब्स का एवरेज है, जहाँ पर टॉप परफॉर्मर 15% ले जाते हैं। और हाँ, 6% इन्फ्लेशन को हटा दो तो आपकी रियल ग्रोथ सिर्फ 3 to 4% बचती है। लेकिन राहुल के कंपाउंडिंग गेम के लिए इतना मार्जिन काफ़ी है। तो राहुल क्या करता है?
एक स्टेप अप SIP। जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही वो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता है। पहले साल वो 63,000 रुपीज़ का SIP करता था और 5वें साल आते आते उसका SIP का अमाउंट 75,000 हो गया और उसका रेंट भी उसी तरह 32,000 हो गया। और ईयर 10 आते आते उसका SIP का अमाउंट हो गया 90,000 पर मंथ और उसका रेंट भी 40,000 रुपीज़ हो गई। स्टेप अप SIP का मतलब होता है हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और अब देखते हैं कि 20 साल बाद क्या हुआ। ईयर 2046 में अमित का फ्लैट अप्रिशिएट हो गया, नाउ वर्थ 4 करोड़ रुपीज़। प्रॉपर्टी भी तो बढ़ती है, गुड। और राहुल का पोर्टफोलियो रुपीज़ 10 to 11 करोड़। उसने टोटल 1 करोड़ का रेंट में दे दिया, पर इन्वेस्टमेंट ने 12% कंपाउंडिंग से 10 करोड़ रुपए बना दिए। और देखो ये मैजिक, अगर राहुल अब घर लेना चाहता है तो वो उस 4 करोड़ वाला फ्लैट को कैश में खरीद सकता है। नो EMI, नो बैंक, नो स्ट्रेस। प्लस उसके पास 6-7 करोड़ और बचा है बिजनेस के लिए, रिटायरमेंट के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए। और अमित के पास 4 करोड़ है, पर सिर्फ कंक्रीट में। और राहुल 10 करोड़ रुपए, जिसमें 6 करोड़ प्योर ऑप्शंस है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। सोचो अगर आप अमित की जगह पे होते और आपका जॉब स्विच हो जाता तो आप EMI अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती तो आप तुरंत घर भी नहीं बेच सकते थे। और सिटी रिलोकेट करना इम्पॉसिबल। ये एक कॉन्क्रीट केज है, नॉट फ्रीडम। एक और बड़ी ट्रैप, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़। बिल्डर कहता है कि 3-4 साल में रेडी हो जाएगा, अभी 20% सस्ता है, अभी ले लो। साउंड्स गुड राइट? बट इंडिया में प्रोजेक्ट्स का 3-4 साल डिले होना नॉर्मल है, रेरा के आने के बाद भी। पर आपका लोन अभी से शुरू, प्री EMI पेमेंट, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन के टाइम। तो आप अभी भी रेंट पे हो। 25,000 रुपये एक एवरेज रेंट ले लो जो आप पे कर रहे हो क्योंकि पोजेशन नहीं मिली, प्लस प्री EMI इंटरेस्ट 72,000 का पे कर रहे हो बैंक को। इसका मतलब 97,000 रुपीज़ पर मंथ जा रहा है और घर भी नहीं मिला। 5 साल तक आपने 58 लाख रुपीज़ जला दिए और आपको पोजेशन भी नहीं मिला। और इसके बाद भी अगर बिल्डर डिफ़ॉल्ट करे तो फिर कोर्ट केस, लिटिगेशन और 10 साल का और वेट। अंडर कंस्ट्रक्शन इज गैम्बलिंग विद योर फ्यूचर, सो बेटर अवॉइड इट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग कहते हैं कि रियल इस्टेट कभी डाउन नहीं जाता, पर ये आधा सच है क्योंकि ये सिर्फ लैंड के लिए लागू होता है, फ्लैट्स के लिए नहीं। लैंड अप्रिशिएट करता है क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है और डिमांड बढ़ रही है, पर फ्लैट वो तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जो 30-40 साल में डिप्रिशिएट होता है, बिल्डिंग पुरानी हो रही है। देख लो किसी पुरानी सोसाइटी को, लिफ्ट्स खराब रहते, सीपेज, पेंट पीलिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट स्काई हाई, एंड नोबडी वांट्स ओल्ड फ्लैट, वैल्यू स्टैग्नेंट हो जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट इज़ बेटर। तो इसका मतलब कभी घर नहीं खरीदे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टाइमिंग मैटर्स। बाई स्मार्ट, नॉट इमोशनल। मेरे पास एक सिंपल रूल है, द 30% रूल। घर तब लो जब आपकी EMI आपकी मंथली इनकम का 30% से कम हो। अगर 88,000 की EMI है तो सैलरी मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए, स्टेबल। प्लस उस सिटी में आप परमानेंटली सेटल हो, यानी 5 साल प्लस तो कंफर्म। इनकम आपकी स्टेबल है और इमरजेंसी फंड्स भी रेडी है, जैसे 10 लाख प्लस। तब बाई करो, नॉट एट 28 जो आपकी सैलरी 1.5 लाख पर मंथ है और EMI 88,000। दैट्स द फाइनेंशियल सुसाइड। इन योर 20s फोकस ऑन क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड्स। एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो इंडेक्स फंड्स में, अपनी स्किल्स बढ़ाओ और अपनी इनकम बढ़ाओ। और रियल इस्टेट वो 30s-40s का गेम है जब आपके पास सरप्लस कैपिटल हो, बोरोड कैपिटल नहीं। अमित थॉट दैट ही वॉज बिल्डिंग वेल्थ, बट राहुल एक्चुअली डिड बाई 6 करोड़ मोर। डिफरेंस, लिक्विडिटी ओवर लायबिलिटी, फ्रीडम ओवर वॉल्स। रेंट वेस्ट नहीं है, बैड EMIs ऑन ओवर प्राइस प्रॉपर्टी वो वेस्ट है। अगर इस वीडियो से आपकी 5 लाख भी बची तो शेयर करो और टैग करो अपने उस दोस्त को जो गृह प्रवेश प्लान कर रहा है बिना कैलकुलेट किए। और कमेंट करो रेंट वर्सेस बाय, व्हाट्स योर प्लान। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।